कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। नवाबगंज स्थित रामलीला मैदान में जागरूकता व जनसंवाद कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करने पहुंची किसान नेता व इंटरनेशनल शूटर पूनम पंडित। जिला बरेली के नवाबगंज स्थित रामलीला मैदान में आज पैनी नजर सामाजिक संस्था द्वारा जागरूकता व जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची किसान नेता व इंटरनेशनल शूटर पूनम पंडित का किसानों ने पुष्प भेंट कर भव्य स्वागत किया। साथ ही महिलाओं ने भी पूनम पंडित को फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान पूनम पंडित ने सभी किसानों का आभार व्यक्त किया। साथ ही केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर निशाना साधते हुए कहा कि 2022 के चुनाव में सरकार को पता चल जाएगा कि किसानों की एकता क्या होती है। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान उस पार्टी को वोट दें जो भाजपा को हराने की बात करें और किसानों के हित की बात करें। कार्यक्रम में हजारों की तादाद में किसान मौजूद रहे। नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। जब तक वो आ नहीं आती है तब तक आप बोलते रहेंगे, इनकी बात को ध्यान से सुनना। सरदार रेशम सिंह इधर आइए। उन्होंने जैन को जो मुर्गा बनाया और थोड़ी देर के 2-4 के साल बड़े थे, मेरी भी 35 साल की उम्र उस टाइम पे थी और वो 40 साल के हो गए, 45 के हो गए, बस ज्यादा तो वो रोड टूट जाते। और आज जब रोड नहीं बनी है तो आपको सच्चाई के साथ में बता रहा हूँ, कन्हैया मुर्गापुर में आपने सुना होगा कि हमारे विधायक हमने कहीं के थप्पड़ मारा और वो रोड 3 महीने नहीं थी। थप्पड़ मारने के बाद आज की तारीख में जो मैंने आवाज़ें उठाई है, सर 65 के लोगों की, ये आवाज़ किसी नेता ने। मैम सबसे पहले आपका नवाबगंज में आने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और जानना चाहेंगे इतनी बीमार होने के बावजूद भी आप इस संबोधन में आए। इस हाँ, उसमें कुछ लोग वो भी हैं जो मुझे बॉर्डर पे परेशान करते थे। उसमें कुछ लोग आरएसएस के संघ वाले भी हैं जिन्होंने मुझे बदनाम करने के लिए ज़बरदस्ती बीजेपी ज्वाइन कराने के लिए मेरे घर पे डेरा डाल रखा और फिर प्रताड़ित करा गया, फिर बदनाम करा गया ताकि मैं दुखी होकर के परेशान होकर के बीजेपी ज्वाइन कर लूँ। बहुत सारे लोग हैं तो मुझे खुद को, बेशक मेरी उम्र 25 साल है, बंदा सोचता है 10 साल में ये करूँ, 5 में वो करूँ, तो मुझे खुद को भी ऐसा महसूस होगा। पता नहीं मेरे पास कितना समय है। मैंने किसानों का सम्मान करके, समर्थन करके, आंदोलन की आवाज़ को बुलंद करके मैंने पता नहीं क्या गलत कर दिया। लोगों को गलत लग रहा है, कुछ लोगों को पता नहीं। मेरे पास कितना टाइम है, तो बेहतर है जितना मैं कर सकूँ सब बेहतर करूँ। मैडम आप जो है किसान आंदोलन का एक चेहरा बने, उसके बाद ये पता ये लगा कि आपको किसान आंदोलन से निकाल दिया गया, तो ऐसी क्या? जी नहीं, मुझे कभी किसान आंदोलन से नहीं निकाला गया। हमेशा से जो जिन्हें अराजक तत्व कहते हैं राजनीति भाषा में, ये भाषा भी हमने बॉर्डर पे सीखी है। वो लोग मुझे रोकने की लाख बार उन्होंने कोशिश करी, महापंचायत में मुझे रोकने की कोशिश करी, इतने बड़े मंच पर रोकने की कोशिश करी। मुजफ्फरनगर में इतने बड़े बड़े नेता बैठे थे, उनके सामने रोकने की कोशिश करी, लेकिन एक भी नेता का बयान नहीं आया सिवाय मेधा पाटकर जी को छोड़ करके। तो बहुत सारी चीज़ें, आप बहुत पढ़े लिखे पत्रकार हैं और उम्र दराज भी हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। बाकी मैं किसी पंचायत में मैं जा रही हूँ, कभी आज तक मेरे साथ में किसानों ने दुर्व्यवहार नहीं करा, किसान नेताओं ने, सॉरी किसानों के बच्चों ने नहीं करा, युवा साथियों ने, किसी महिला ने नहीं करा। तो मैं कैसे बोल दूँ कि मुझे किसान आंदोलन से हटा है? अरे हटाने के लिए 1000 बार बोला, लेकिन मैंने एक ही बात पूछी, आप मुझे कारण बताइए और लिख करके दिए किस यूनियन से आप हटाना चाहते हैं। संयुक्त मोर्चा मुझे लिख करके दे कि क्यों हटाना चाहता है, मेरे गलती बताइए क्या कारण है। उन पर आज तक मेरी गलती नहीं बताई गई, तो आप क्या कहेंगे? हटाने के लिए कहा था? नहीं, मुझसे नहीं कहा, पर्सनली मुझसे ये बोला गया कि संयुक्त मोर्चा ये नहीं चाहता यहाँ ये वो, लेकिन संयुक्त मोर्चा का कोई बैन भी नहीं आता है, ना कोई नेता बोलता किसी यूनियन का कि उन्हें हटा दो। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना, जिनका काम होता है जिंदाबाद की भीड़ के नारे करने के, अपने कुछ नहीं करना, ठीक, और लोगों की सेवा में लगे रहना, तलवे चाटने का काम होता है। मेरा ये मानना है, ठीक है, मेरे भी बहुत सारे सहयोगी भाई ऐसे हैं जो मेरी मेहनत भी करते हैं, मेरे लिए सेवा भी करते हैं, तो मैं उनको गलत भी नहीं बोलूँगी, लेकिन वो सीमित ही यही करेंगे, आगे जाने के लिए आप देख लेना। मेरी उम्र 25 साल है, 10 महीने से मैं आंदोलन को सपोर्ट कर रही हूँ। ईश्वर की दुआ से लाखों करोड़ों लोग मुझे प्यार करते हैं। दूसरे देशों में मेरी वीडियो उनकी भाषा में डाइवर्ट कर करके सुनी जाती है, ठीक है, तो वो लोग मुझे प्यार करते हैं। मैं सिर्फ क्या था मेरा एम कि मैं चलती रहूँ, लोग जो कर रहे हैं करने दो, मैं अपने एम पे हूँ, मुझे आवाज़ बुलंद करनी है, आवाज़ उठानी है, मैं उस पर लगी रही तो बहुत कुछ सहयोग मिला। उनका क्या काम है, वो आज भी वही है। अभी आपने संबोधन में कहा था
कि 2022 के चुनाव में 403 सीटों पर हम जो है जागरूकता अभियान करेंगे, किसके खिलाफ जागरूकता करेंगे? भैया और किसे जागरूक 403 करेंगे? विधानसभा जो है ये हमारी ना, हम यूपी सुना या यूपी भारत में ना, या हम भारत सुना है। जागरूक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे भोले लोगों को फंसा लेते हैं। अब देखिए इतने बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे, 4 लाख नौकरी, 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रधानमंत्री, सरकार 2 करोड़ रोजगार देगी, ये बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे। उन बातों से हमें जागरूक करना कि ऐसा कुछ नहीं असल ज़िंदगी में। मतलब बीजेपी के खिलाफ आप जागरूक कर रहे हो? मैंने कब कहा कि मैं किसी सरकार के खिलाफ हूँ? मैं इनकी नीतियों के खिलाफ हूँ। ये युवा को बेरोजगार बना रहे, भीड़ इकट्ठी कर रहे, जिंदाबाद की अपनी। ये शिक्षा नीति लाकर के शिक्षा खत्म करना चाह रहे, रेल नीति लाकर रेल जैसे इन्होंने ख़त्म करी थी, ठीक इस तरीके से शिक्षा नीति ला करके अस्पतालों की कोई व्यवस्था नहीं। इतना डेंगू चल रहा है आगरा में, देखिए हालत। आगरा तो बहुत वायरल होगा, और देख लो जिले आप जाकर के सरकारी अस्पतालों में एक दिन का समय निकाल कर जाना, देखना कितने लोगों को कितना इलाज मिल रहा। ठीक अस्पताल के बाहर से भी दवाई लिख दें, ये कितनी व्यवस्था मिल रही। तो इनके ज़रूरी है जागरूकता अभियान बहुत ज़्यादा। सरकार कोई भी हो अगर गलत काम करेगी, हमारी नहीं बात सुनेगी, जनता की नहीं सुनेगी, नौकरी नहीं देगी लड़के लड़कियों को, चलाना पड़ेगा, नहीं चलाना पड़ेगा। क्या आप अपना कर्तव्य नहीं मानते उत्तर प्रदेश के प्रति, देश के प्रति? पूनम जी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर चर्चाएं हैं कि आप राजनीति में आ रहे हैं, वो हम पत्ते खुलवाना चाहते हैं कि आप वाकई राजनीति में आ रहे हैं क्या? देखिए मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती, मैं आज़ाद पंछी हूँ, आज़ाद फिज़ा में रहने वाली हूँ शुरू से। ये मेरा गांव समाज बता देगा, मेरे रिश्तेदार भी बता देंगे। मुझे बंदिशें बिल्कुल पसंद नहीं। ये बंदिशें अब आप देख रहे हैं, ऐसे प्रवक्ता हो रहे हैं सरकार के, बेचारे सांस नहीं निकाल पाते, बोल नहीं पाते बिना मर्जी के। तो मैं उनमें अपनी गिनती नहीं कराना चाहती, लेकिन आने वाले समय में यूपी में भी और केंद्र में भी जो सरकार हमारी बात सुनेगी और जनता की बात करेगी और इनके सामने नज़र से नज़र मिला कर डटी खड़ी रहेगी इनके खिलाफ, मैं उस पार्टी सूत्रों के मुताबिक पता लगा है कि आपकी वालिदा जो है माँ, वो काफ़ी बीमार हैं और बराबर आप आंदोलन में शरीक हो रहे हैं। क्या दर्द है, वो दर्द जानना चाहते? देखिए मैं ये नहीं चाहती कि, देखिए मेरी एक ही माँ नहीं है, मेरी बहुत सारी माएँ हो गई हैं, परिवार बढ़ गया है। एक परिवार का सदस्य अगर परेशान है, पूरे देश की जनता मेरा परिवार है, तो मेरा उनके प्रति भी कर्तव्य है। जब उन्होंने मुझे मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, उनका कर्म था, मुझे पढ़ाया लिखाया, उनका कर्म था, जनता ने मुझे अपने सिर पे बिठाया, तो मेरा अब कर्म बनता है कि मैं उनकी आवाज़ भी बुलंद करूँ। स्वास्थ्य है, मेरी माँ है, जो मेरे नसीब में होगा वही होगा, ठीक हो जाएंगी, दवाई चल रही है, बाकी हम लोग सेवा करने में कोई कसर नहीं करते। किस राजनीतिक पार्टी को आप सपोर्ट करना चाहेंगे? मैं अभी किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा समय कम है, लेकिन जब करूँगी डंके की चोट पे। किस पार्टी की नीति आपको पसंद है? मेरे को कैसे मैं आपको बताऊँ, नीतियाँ एक समय होता है, सरकार आई, समय है, किसी सरकार ने कुछ समय के लिए काम किया, सुन लीजिए, कुछ समय के लिए एक सरकार है, उसने सारे काम अच्छे किए, ख़राब कर दिया, तो फिर हम उसे हमेशा ख़राब बताएंगे। आने वाले समय में वो नहीं आई, बाद में वो अच्छी नीति लेकर के आ रही है, उसको भी सपोर्ट कर देंगे। ठीक जैसा आप देख रहे हैं, मैंने कुछ मुख्यमंत्री चेहरे नहीं देखे, हम एक बात और जानते तो मैं चाहती हूँ कि कुछ नए चेहरे मुख्यमंत्री बने यूपी में, मैं ये भी चाहती हूँ, ऐसा नहीं। सरकार की नीतियों के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं पूनम जी, सरकार की नीतियों के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं पूनम जी। प्रियंका जी को बना दूंगी, पूनम जी, बनाना पसंद करूंगी। आप सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, बट सरकार तो गरीबों को गल्ला बांट रही है। अब एक बात बताइए, गल्ला बांट रही है, सही है, ये गल्ला, आपकी उम्र कितनी है पत्रकार भाई? 24 साल। 24 साल। चलिए मेरे से 1 साल आप छोटे हैं, लेकिन तजुर्बा आपको बहुत होगा, मुझसे पहले से आपने घूमना निकलना चालू करा। क्या 2005 में, मेरे याद है, मेरा 96 का जन्म है, क्या 2005 में राशन नहीं मिलता था? ईमानदारी से बताइए सरकार है, आवाज़ भी तो दे रही है। इतना क्यों चर्चे पर्चे, इतना क्यों इतने की करोड़ों का विज्ञापन, उसमें धन्यवाद प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को कि राशन दे रही जनता को? क्या पहले नहीं मिलता? अब क्या मिल रहा? 15 पंजे 75 चमचमाती सड़कें होती हैं सरकार। सुन लीजिए, सड़कें आपके सामने बनवाई, रिबन कटवाने मेरे सामने तो आए थे, एक दो सड़कें पड़ी हुई हैं इसी रोड पे, जिस पे मैं मुरादाबाद है, वो सड़क को चलते चलते 7 साल होगी, वो नहीं बनी। तो आप ये मत बताइए मुझे सड़कें चमचमाती दे रही, पढ़ाई होगी स्कूल चमचमाते दे देते, सड़कें कौन सी अपनी जेब से दे रही? टैक्स नहीं भरते, टोल नहीं भरते हैं, यहाँ से यहाँ तक आने में 400-500 रुपये का टोल लग जा। आई समझ में बात? क्या लग रहा है 10 महीने से किसान आंदोलन पर बैठा है और सरकार खामोश, झुकने को तैयार नहीं है? देखिए, बात यहाँ झुकाने उन पर उठाने वाली नहीं है, बात है अधिकार की आवाज़ उठाने की।
बात है अपने हक मांगने की, भीख मांगने थोड़ी आए हैं, भिखारी थोड़ी हैं जो झोला उठा के चल देंगे। भाई किसान हैं, हक लेकर जाएंगे। तो ये झुकाने उकाने वाली बात नहीं, अधिकार की बात है। 2014 में नारा ये लगा था, देश बिकने नहीं दूंगा, देश हाँ बिकने जी, नहीं दूंगा। देखिए इस नीति पे क्या अब आप सरकार चली है? देखिए अब आप उस मैटर पे थोड़ा गहराई में जाइए। रेल बेचो, सरकारी संस्थाएं बेचो, एयरपोर्ट बेचो, कितना सुंदर शब्द लगता था, भारतीय रेल लगता था ना। अब क्या मिल रहा है आपको देखने के लिए? अडानी रेल। ठीक, कोई चीज़ लीज पे अगर आप लेते हो, किराए पे अगर आप लेते हो, मान रहे हम तो तुम चिल्ला रहे हो तो 1 सेकंड को मान रहे हो। अगर आप किराएदार हो, मकान किराए पे आपने ले लिया, तो क्या आप उसके मालिक बन जाओगे? अपनी नेम प्लेट लगा दोगे बाहर? फिर किसानों के लिए सिस्टम खराब है। तो रेल बेचो, सरकारी संस्थाएं बेचो, युवाओं के हक बेचो, जो सवाल करे हक की बात करे उन्हें जेल भेजो। कैसी कैसी इनकी नीति है। गन्ने पे रेट बढ़ाया तो है किसान। आपको ये नहीं पता कि 36 रुपये किलो चीनी थी, 42 हो गई? ये कैसे आप पता नहीं रखते हो? यही तो बात है, यही तो जागरूक करना। होर्डिंग आपने देख लिए कि गन्ने पर रेट बढ़ गए, आपने ये नहीं देखा होगा, एक भी जगह ये होर्डिंग नहीं लगा होगा कि 210 रुपये किलो सरसों का तेल हो रहा और 42 रुपये किलो चीनी हो गई। धन्यवाद मोदी जी या योगी जी या केंद्र सरकार या भारत सरकार। ये देखे आपने? नहीं मिले होंगे। देख, इन्हीं चीज़ों से तो जागरूक करने की बात है। आज आपको पैनी नज़र सामाजिक संस्था ने यहाँ पर बुलाया और यहाँ की जनता ने आपको भरपूर प्यार दिया। बड़े बड़े देहात से लोग भूखी टांगों से आए, बैलगाड़ियों से आए, उस पब्लिक को आप क्या संदेश देंगे? मैं पहले तो उनका दिल से धन्यवाद करूँगी। लाख बार मुझे बदनाम करने के बाद भी जनता ने मुझे इतना प्यार दिया और वो मुझ पर विश्वास रखते हैं। मैं इस विश्वास को बरकरार रखूँगी और उनका दिल से धन्यवाद करूँगी और उनकी आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। मोटिव पैनी नज़र सामाजिक संस्था के मंच पर आपने संबोधन किया, उनकी नीतियों के बारे में आप थोड़ा अवगत कराएंगे। देखिए, जो पैनी नज़र की जो संस्था है पैनी नज़र है, उसके बारे में सुनीता गंगवार जी जो उन्होंने पूरी लिस्ट डिटेल बनाई होगी। बाकी भी जो मैंने इनका बैकग्राउंड देखा, इन्होंने अधिकार की भी आवाज़ उठाई, इतनी सारी लड़कियों की हेल्प भी करी, तो इनकी जो पूरी डिटेल में है वो मैं अपने क्षेत्र की बात बता सकती हूँ, अपने गाँव की घर की बता सकती हूँ। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपनी संस्था की बात बताए और वो बात बताए जिनसे जनता को भी सुकून मिले, जनता भी सुख में रहे, जनता को फ़ायदा हो, हम जैसों को भी अच्छा लगे कि हाँ हमें इस संस्था ने बुलाया इस चीज़ के लिए। मैम, जानना चाहेंगे जिस तरीके से आप लगातार जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं, आपने कई बार सरकार को जगाने के लिए ज्ञापन भी दिया है, क्या लग रहा है आपकी सुनवाई नहीं हो रही, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या विचार हैं आपके? देखिए, संस्था जो है सुनवाई, कई मामलों में सुनवाई हुई भी है। सुनवाई का मतलब ये होता है कि आपका इरादा जो है, डिटर्मिनेशन पक्का होना चाहिए। प्रशासन यही होता है, सरकार बदल सकती है, प्रशासन वही होता है। तो संस्था का जो मंच है ये है अन्याय के खिलाफ एक आवाज़ है। जब जब जहाँ जहाँ जिस भी तरीके से अन्याय होगा संस्था अवश्य आवाज़ उठाएगी और समाधान तक लड़ाई लड़ेगी। आप लोगों ने देखा है कि संस्था के आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, संस्था का पूरा पेज देख सकते हैं। संस्था ने जितने भी कार्य करे हैं समाधान तक कार्य करे हैं, कोई भी आवाज़ को अधूरे पे नहीं छोड़ा। और इस प्रशासन से काम लेने के लिए और प्रशासन से काम करवाने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। एक काम के लिए अगर एक पुलिया बनानी है तो 3-3 साल सुनीता गंगवार ने संघर्ष किया है। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए ये जागरूकता मंच संस्था ने सजाया था कि जनता को ये बताने के लिए कि हम आखिर कहाँ तक इतने लंबा संघर्ष करेंगे, ऐसी व्यवस्था में हम कब तक अपने काम करवाएंगे। अब हमें बदलना होगा और क्या चीज़ बदलने से ये सब कुछ बदल जाएगा, वो होती है सरकार। 2022 के चुनाव में क्या आप मैदान में आ रहे हैं किसी पार्टी से? बात करने ये हमारे आम आदमी पार्टी के साथी बैठे हैं जनक प्रसाद जी। मैं आपको बताना चाहूँगी, आपने कहा कि मैं ये बात कहने जा रही थी कि जो कार्य है प्रशासन करता है, सरकार नीतियाँ बनाती है, लेकिन जब इतनी धक्के लगाने पड़ते हैं, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो उससे कितने हम जनता के काम करा पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि अब जनता को जागना होगा और एक सही सरकार चुननी होगी, सही जनप्रतिनिधि चुनना होगा। जब एक क्षेत्र में आप सही जनप्रतिनिधि चुनेंगे तो यही प्रशासन, यही लोग, यही
सारे लोग सही ढंग से काम करेंगे। मैडम, समाज की सेवा करने के लिए आप पहले राजनीति में आई, उसके बाद आपने सामाजिक संगठन बनाया, लेकिन आप फिर राजनीति में उतर रही हैं, इसका क्या कारण है? राजनीति और समाज का चोली दामन का साथ होता है। समाज से ही राजनीति होती है और राजनीति मीन्स होता है हम सरकार का फॉर्मेशन करेंगे। सरकार बिना न देश चलता है न कोई समाज चलता है, इसलिए सरकार का निर्माण करने के लिए भी इसी समाज के लोग सरकार का निर्माण करेंगे, इसी समाज के लोग वोट देंगे और इसी समाज के लोग निकलकर चुनाव के मैदान में आएंगे, कहीं और से मैदान में नहीं आएंगे लोग। चाहिए आप चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे? बिल्कुल, चुनाव लड़ना सबका संवैधानिक अधिकार है, इसलिए मेरा भी अधिकार है। जब काम ऐसे नहीं बनेगा, ये क्षेत्र के नेता चाहते हैं सुनीता गंगवार, ऐसी मेरे पास जानकारियां भी आई, मेरे पास सलाह देने वाले लोग उनकी तरफ से आए, आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, आपको जो है वो क्या कहते हैं धरना प्रदर्शन करना अच्छा लगता है। सुनीता गंगवार को किसी न किसी पुलिया पर, किसी न किसी रोड के किनारे तंबू गाड़ कर बैठे रहना चाहिए और हमें नेता बने रहना चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था के खिलाफ संस्था ने, सुनीता गंगवार ने बिगुल बजा दिया है। चुनाव लड़ने का पार्टी भी आपने बिल्कुल, चुनाव के मैदान में जनता भी चाह रही, मैंने जनता से पूछ कर ये फैसला लिया है। जब जनता अगर ये चाहती है कि सुनीता गंगवार चुनाव के मैदान में आए तो सुनीता गंगवार पीछे नहीं हटेंगे, चुनाव के मैदान में भी आएंगे। मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि संस्था के कार्यों को, मेरे कार्यों को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने मुझे नवाबगंज विधानसभा से संभावित प्रत्याशी घोषित किया है। इसके लिए मैं पूरी पार्टी का धन्यवाद करती हूँ और ये सम्मान, आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी होना अपने आप में एक बड़ा सम्मान है कि केजरीवाल के हम सिपाही कहलाने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं अब पूरी आम आदमी पार्टी को धन्यवाद करती हूँ, अपने प्रदेश प्रभारी जी श्री संजय सिंह जी का धन्यवाद करती हूँ और हमारे जो आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता हैं केजरीवाल जी, हम उन्हें नेता नहीं मानते हैं, वो एक क्रांतिकारी है, वो एक विचार है, वो एक विचारधारा है, वो एक रास्ता है जो उन्होंने देश को दिया है। और ये गर्व की बात है कि सुनीता गंगवार को उन्होंने चुना है इस विधानसभा के लिए, अगर प्रत्याशी बनाया है तो ये बहुत सम्मान की बात है मेरे लिए और मैं इस सम्मान को स्वीकार करती हूँ। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर, हमारे आम आदमी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष यहाँ मौजूद है, वो भी इस अब मैं मेरे से पूछना, मैं कैप लगा लूँगा तो जवाब दूँगा। जी जी, बहुत ताली बजानी सर एक बार, ये गर्व की ताली है। अब आप प्रश्न पूछिए, आप टोप लगा के आपके सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। अब जानना चाहेंगे सुनीता गंगवार पर ही आपने दांव क्यों खेला? ये दांव नहीं है, ये एक ईमानदारी की, संघर्ष की, नवाबगंज की एक निशानी है, ये दाव नहीं है। जो गांव-गांव, खेत-खेत लोगों के लिए जंग, अरविंद जी की विचारधारा क्या है आपको पता होगा। जो अरविंद जी की जो विचारधारा है, जो आप टैक्स देते हैं सुबह उठ के 20 रुपये के साबुन से जब अपना हाथ धोते हैं शौच के जाने के बाद, तो आप 3 रुपये 60 पैसे सरकार को टैक्स दे देते हैं। उसके बाद आप चाय पीते हैं, 200 की चाय पत्ती लेके आते हैं तो 36 रुपये सरकार को टैक्स दे देते हैं। एक मजदूर 300 रुपये की दहाड़ी कमा के आता है ना, तो 54 रुपये अगर अपने बच्चों के लिए राशन लेके आता है तो 54 रुपये सरकार को देता है। उसमें 54 रुपये में 27 रुपये योगी जी को देता है और 27 रुपये मोदी जी को देता है। इस सरकार का काम होता है, देश के सरकार का काम है ये कि आपके बच्चों को शिक्षा अच्छी और मुफ्त देना, ये सरकार का काम होता है। दूसरा काम होता है, आप जब हम बीमार पड़ें तो इस देश के नागरिक को इलाज अच्छा और मुफ्त देना, ये सरकार का काम होता है। तीसरा काम क्या होता है सरकारों का, यहाँ से मैं दिल्ली लखनऊ जाना चाहता हूँ तो मैं कम कीमत पे कम समय में लखनऊ जाऊँ और टाइम पे लौट के अपने घर आ जाऊँ। चौथा काम, मेरी माँ बहन अगर सोने की चेन पहन के जा रही हैं तो सोने चेन की जिम्मेदारी उस पुलिस वाले की है, डीएम की है, कलेक्टर की है, जज की है, जो आपके टैक्स के पैसे से जो 35-40 लाख रुपए इकट्ठा होता है टैक्स का पैसा, उसी टैक्स के पैसे से वो तनख्वाह मिलती है। पांचवा काम, जो सेना बॉर्डर पे खड़ी हुई है, बाहर के देश हम पे हमला ना कर दें,
उसी आप साबुन से अपने बदन को जब घिसते हो तो उसी टैक्स के पैसे से सेना को आपकी तनख्वाह भी जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ पत्रकार बंधु से, ये सपा बसपा आप लोग किसी न किसी पार्टी जुड़े होते हैं, सपोर्ट करते हैं मन से, क्या आपके बच्चों को शिक्षा अच्छी मिल रही है? क्या आप बीमार पड़ते हैं आपको इलाज अच्छा मिल रहा है? क्या आप यहाँ से लखनऊ दिल्ली जा रहे थे कम कीमत पे जा पा रहे हैं? क्या आप चैन पहन के जा रहे हैं, अगर आपकी माँ बहन का चैन खींच ले तो पुलिस वाला आपकी FIR बिना कुछ लिए लिख लेता है क्या? और आए दिन हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। बोलिए आप। आपने भी पत्रकारों की बात कही जी, किसी सरकार ने आज तक पत्रकारों के हित के बारे में कुछ नहीं सोचा। कोरोना काल में बराबर सर सरकार अपनी माननीय पत्रकार महोदय जी, पत्रकार इस देश की चौथा स्तंभ है। कहाँ मिला उसको? अगर स्तंभ गिर गया तो देश खत्म हो जाएगा और ख़त्म होने के कगार पे आ गया है। अभी कोई बहन पूनम जी से पूछ रहा था ना, आपने स्टेशन पे लिखा देखा होगा, भारतीय रेल आपकी अपनी संपत्ति है। मेरे बाप की टैक्स के पैसे से ये रेल खड़ी करी गई थी। किससे पूछा उन्होंने? मोदी जी ने बेचने के लिए। सब कुछ बिक रहा है, भाजपा सब कुछ बेचने पे लगी है, फिर भी हर जगह उसको प्रचंड बहुमत मिल रहा है। बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आप गांव में जाके देखिए, पूछिए उससे, जिसका गेहूं 28 वो गेहूं जो है उसका 18 रुपये से 12 रुपये बिक रहा है, क्या वोट देगा वो? पूछ के देखिए आप। मैं फरीदपुर का प्रत्याशी हूँ, आपको बता दूं मैं जनक प्रसाद फरीदपुर का प्रत्याशी हूँ। सर मेरी बात सुनिए, आपने कभी सुना होगा जब आपकी जेब कटती है, मैं बताता हूँ आपको, जब आपकी जेब कटती है तो 5 जेब कतरे चढ़ते हैं बस में, 4 धक्के। मैं आप सुन लीजिए, कंप्लीट सुन लीजिए, आप सुन, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। जब 4 धक्का मारते हैं उतरते चढ़ते समय, और धक्के में जब आपका दिमाग जाता है ना, धक्के में दिमाग चला जाता है, 5वां आपकी जेब को काट लेता है। आपको धक्का मार के, हिंदू मुस्लिम में धक्का मार के आपकी जेब काटी जा रही है, आपके बच्चों की शिक्षा काटी जा रही है, आपकी दवाएं काटी जा रही हैं, और आप अब किसानों का खेत कटने जा रहा है। बचा लो अपने खेत को। आपने हिंदू मुस्लिम की बात की, कौन सी सरकार ऐसी रही है जिसने हिंदू मुस्लिम नहीं? हम उसको पसंद नहीं। आजादी के बाद 14% नौकरी में था मुस्लिम, आज 1% नहीं है। जो भारत के बाबा साहब ने संविधान बनाया है, हम उस संविधान को आम आदमी पार्टी सपोर्ट करती है। लास्ट में एक बात पर हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म करेंगे। क्या मान लें, हम तसव्वुर कर लें कि 2022 में दिल्ली मॉडल यूपी को देखने को मिलेगा? 200%, 300 यूनिट बिजली मुफ्त, हर 1000 की बस्ती पे मोहल्ला क्लिनिक। हम गारंटी करती है, टोपी गारंटी करती है जो सुनीता जी के टोपी सर पे लगी हुई है, किसी गरीब की मौत पैसे के अभाव में 2022 के बाद नहीं होने दी जाएगी, ये टोपी गारंटी करती है। अगर कोई प्रतिभाशाली बच्चा है और डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है, कोचिंग करना चाहता है, 1 करोड़ रुपए भी लगेगा, तो आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में कर रही है वही पार्टी आपके उत्तर प्रदेश में करने जा रही है। आप लोग की जिम्मेदारी है इस देश को बचा लीजिए, चौथा स्तंभ हो, नहीं तो देश इसके बाद आपको माफ़ नहीं करेगा, ये बताना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी 403 सीटों में 403 सीटों पे आ गई है। 100 और 70 अभी परसों घोषित हुई है, 170 पे होगी, बाकी प्रोसेस चल रहा है। हम 403 पे आ रहे हैं। और आप बता दें, जो गांव में मैं फरीदपुर से लड़ रहा हूँ चुनाव, आप नवाबगंज से, गांव में पूछ लीजिए क्या 300 यूनिट बिजली मिलेगी तो क्या हिंदू मुस्लिम को मिलेगी? करंट जाएगा तो हिंदू मुस्लिम को आएगा, मोहल्ला क्लिनिक बनेगा तो क्या हिंदू मुस्लिम के नाम से दवा मिलेगी? नहीं तो भाजपा का भी तो एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। हो तो रहा, विनाश हो रहा, विकास हो रहा, बता दो मुझे आप। भाजपा विनाश हो रहा कि विकास हो रहा, बताइए मुझे आप। अरे आपको वो भारत बना रहे हैं ना, आपको ये भारत बना रहे हैं, आपके टैक्स के पैसे को लूट के, कि आप 5 किलो अनाज में इस देश का विकास समझो। आप मेरा एक सवाल आपसे, आप 5 किलो अनाज के डिस्कस कर रहे हो, कौन सा देश बना दिया हमने आपको? आप 5 किलो अनाज के ऊपर आप डिस्कस कर रहे हैं। आप पत्रकार बंधु, क्या हो गया हमारे पत्रकार बंधु को? मुझे दुख होता है इस बात के लिए। कार्यकर्ता नवाबगंज में काफी हैं और समाज सेवी भी कहलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या चीज? आम आदमी पार्टी ये कैसे साबित करेगी? मानव हम इंसान, अब एक उसको उदाहरण दे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इनका ताली बननी चाहिए। एक मिनट, दिल्ली में उदाहरण देता हूँ, ये मानवता समाज की सेवा की पार्टी है, हिंदू मुस्लिम की नहीं। हिंदू संसार के किसी भी मानव का दिल्ली परिसर में एक्सीडेंट हो जाता है अगर, तो उसको जो उठा के लेके जाएगा, चाहे वो अफगानिस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, हिंदू मुस्लिम सिख पारसी कोई भी हो, अमेरिका ब्रिटेन कहीं का हो, उसको उठा के लेके जाएगा, उसको सर 2500 रुपये का इनाम मिलता है। और उसका इलाज जो होता है ना, चोट लगे व्यक्ति का, 1 रुपये से लेके 1 करोड़ तक का होता है।
टोपी पेमेंट करती है। इससे बड़ा मानवता का कोई आपके पास कोई उदाहरण हो तो आप बता दीजिएगा, मैं उस पार्टी को ज्वाइन कर लूँगा। मंत्री नहीं है जी, केजरीवाल मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं, क्यों? देखिए उसके आपको विरोधी है नहीं, एक पैरामीटर्स, मंत्रिमंडल के एक पैरामीटर्स होता है, आपको पता होता है। तो पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स के एक पैरामीटर्स। सुनीता मैम से इसका ऑप्शन जानना चाहेंगे क्यों? कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।